अगर अवनीश कुमार को फॉलो नहीं किया है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ लगा दिया जाएगा। और डीके बासु के भी जो गाइडलाइंस हैं कि एक अक्यूज के जो राइट्स हैं, डीके बासु में जो गाइडलाइंस इशू करी गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आपको अरेस्ट, आपको सीजर मेमो दिया जाएगा, आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे, आपके एक रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो सारी चीज़ें जहाँ तक मैंने शुरुआती दौर में आपको ये कहा कि बड़े शहरों में दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, मद्रास में डीके बासु और अवनीश कुमार की लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करने के आदेश। अवनीश कुमार की जो जजमेंट आई उसने एक बहुत भारी अरेस्ट में बदलाव कर दिया और वो ये बदलाव आया कि जो ऑफेंस 7 साल तक की सज़ा के पनिशमेंट है उसमें आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेंगे। 41A CRPC का नोटिस उसको देना होगा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा और अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा या कोई बहुत स्पेशल रीज़न है, उस स्पेशल रीज़न को उसे राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये मूलतः ये आपको ध्यान रखना है, जिसके की भी खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है उसे ये देखना है कि ये ऑफेंस 7 साल तक के पनिशेबल हैं या 7 साल से ऊपर के पनिशेबल हैं। लेकिन जहां बहुत ज़बरदस्त ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर किया गया है केसेस में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पर्सनल लिबर्टी के लिए बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट तवज्जो देता है और ये बात को ध्यान रखता है कि देश के हर नागरिक की पर्सनल लिबर्टी को बचाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करता है। आपके पड़ोसी, आपके परिजन, किसी के साथ आपका झगड़ा चल रहा है और उसने शिकायत दर्ज कर ली है और आपको लगातार गिरफ्तारी का डर बना हुआ है, तो क्या है कानून गिरफ्तारी पर? कैसे पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है और उस समय आपके क्या राइट हैं? नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले 35 साल से प्रैक्टिशनर लॉयर विकास गुप्ता जी हैं, जो लगातार क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आपराधिक मामलों के बड़े जानकार हैं। विकास जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गिरफ्तारी को लेकर, अरेस्ट को लेकर एक बड़ी संशय की स्थिति बनी रहती है। जरा सा मामला हुआ आपके खिलाफ और आपको डर सताने लगता है कि पुलिस मेरे घर ना आ जाए। तो सबसे पहले तो ये गिरफ्तारी को लेकर बेसिक बिल्कुल लॉ क्या है, किन मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है, किन मामलों में आप प्रोटेक्ट हो सकते हैं, वो थोड़ा सा शुरुआत। अब विप्लव, अगर मैं शुरुआती बात कहूँ तो अरेस्ट में अगर पुलिस के पास जो पावर है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है विदाउट वारंट वो आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें भी संशोधन जो हुए हैं बाय वे ऑफ जजमेंट, अवनीश कुमार की जो जजमेंट आई उसने एक बहुत भारी अरेस्ट में बदलाव कर दिया और वो ये बदलाव आया कि जो ऑफेंस 7 साल तक की सजा के पनिशमेंट है उसमें आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेंगे। आप उसमें, मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे आम दर्शक हैं, 41A CRPC का नोटिस उसको देना होगा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा और अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा या कोई बहुत स्पेशल रीजन है, उस स्पेशल रीजन को उसे राइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और वो तभी अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। लेकिन हम एक चीज और भी ये पाते हैं जो प्रैक्टिकल अनुभव से सामने आता है कि पुलिस ऑफिसर कई बारी अवनीश कुमार की जजमेंट से बचने के लिए, क्योंकि वो 7 साल तक का प्रावधान है, कई बारी उसमें ऐसे सेक्शंस को इंसर्ट कर देते हैं कि फोर्जरी का सेक्शन इंसर्ट कर दिया जिसमें सजा 7 साल से ऊपर होती है और आप अवनीश कुमार के एम्बिट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन ये मूलतः ये आपको ध्यान रखना है, जिसके की भी खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है उसे ये देखना है कि ये ऑफेंस 7 साल तक के पनिशेबल हैं या 7 साल से ऊपर के पनिशेबल हैं। 7 साल तक के अगर पनिशेबल हैं और आपको अगर नोटिस आता है, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए, अपना वर्जन दीजिए और इतना ज़्यादा आपको घबराने और डर की आवश्यकता नहीं है कि आप तुरंत उसमें अरेस्ट कर दिए। आपने डीके बासु और अवनीश कुमार, ये 2 ऐसे जजमेंट आए जिन्होंने गिरफ्तारियों को कैसे की जाएगी, उनकी व्यवस्था क्या होगी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन और एक तरह का जजमेंट पास किया। लेकिन देखने में ये आता है विकास सर, आप तो इतने लंबे समय से क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गिरफ्तारी के समय पुलिस पूरे रेगुलेशन लॉ तोड़ती है,
करेक्ट, जहां नई गिरफ्तारी का जो व्यवस्था दी गई है उससे बहुत इतर हटके। मेरा सवाल ये है कि जब आप कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट में पुलिस पेश करती है और आप जैसे वकील जब खड़े होते हैं, तो क्या उस गिरफ्तारी की पूरी व्यवस्था जो डीके बासु या अवनीश कुमार में दी गई है उसके वायलेशन को लेकर बात उठा सकते हैं, नंबर 1, और उस पर अदालत का क्या रुख रहता है? जहां तक दिल्ली की बात है विप्लव, अगर अवनीश कुमार को फॉलो नहीं किया है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ लगा दिया जाएगा। और डीके बासु के भी जो गाइडलाइंस हैं कि एक अक्यूज के जो राइट्स हैं, डीके बासु में जो गाइडलाइंस इशू करी गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आपको अरेस्ट, आपको सीजर मेमो दिया जाएगा, आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे, आपके एक रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो सारी चीज़ें, जहाँ तक मैंने शुरुआती दौर में आपको ये कहा कि बड़े शहरों में दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, मद्रास में डीके बासु और अवनीश कुमार की लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करने के आदेश मैजिस्ट्रेट्स को दिए गए हैं। तो अगर कानून तो, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कानून तो एक ही है जो दिल्ली में भी है, तो वहां क्यों अंतर है और यहाँ क्यों ऐसा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके विशेषाधिकारों का उल्लंघन, एक अक्यूज के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वकील को उसको जाकर के कोर्ट को बताना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि एक आपके दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको सिर्फ मुंह ज़बानी ना बता करके अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में लिखिए, जिससे कि वो एक जुडिशियल रिकॉर्ड क्रिएट हो सके। और अगर अवनीश कुमार को फॉलो नहीं किया है और मैजिस्ट्रेट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप उसी बात को हाई कोर्ट में ले जाकर के कह सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तारी के अब किसी भी कारण से गिरफ्तारी हो गई है या अभी आप गिरफ्तारी के डर में हैं, एफआईआर हो गई है, एंटीसिपेटरी बेल लिया जा सकता है? और एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए क्या कारक होते हैं वो थोड़ा सा बता देंगे? देखिए विप्लव, आपके पास एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं था। तो आप उसके लिए रिट में हाई कोर्ट जाते थे, लेकिन अब रीसेंट अमेंडमेंट के बाद 438 का प्रोविजन उत्तर प्रदेश में भी है। दिल्ली और अलग स्टेट्स में 438 पहले भी एप्लीकेबल था। 438 का जो सिंपल प्रेपोजिशन आपके व्यूअर्स को बताने के लिए कि वो एक एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है जो आपको सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट में ही एक्सरसाइज कर सकते हो। वो मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है। तो 438 में आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं सेशंस कोर्ट में नहीं होती तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपको अपने केस के फैक्ट्स, तथ्य क्लियर होने चाहिए। आपको ये पढ़कर के एफआईआर से ये समझ में आना चाहिए कि ये ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स मीट आउट नहीं होते, और वो लेकर के आप एंटीसिपेटरी बेल लगाइए। मुझे लगता है कि आपको अवश्य सक्सेस। जहां जो एक लास्ट की तरफ हम चूंकि चलेंगे, और मुझे पास लगातार बहुत से फोन आते हैं जो सीधे कहते हैं कि साहब इस मामले में क्यों ना डायरेक्ट हम हाई कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं, सेशन को एक तरह से छोड़ दें। तो आप क्या सुझाव देते हैं कि इस तरह के आपराधिक मामलों में जहां सेशन कोर्ट बेल दे सकता है, वहां मतलब ठीक है उसको लग रहा है कि नहीं मिलेगी, तो वो क्या डायरेक्ट आप मानते हैं कि हाई कोर्ट? आपको सेशंस कोर्ट से ही जाना होगा। अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे तो आपके दो नुकसान होंगे। एक, आप समय का नुकसान करेंगे, और दूसरा, वकीलों को एक्स्ट्रा फीस पे करेंगे। अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल लगानी है 438 के प्रोविजन से, आप सेशंस से हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाइए। वही एक सही व्यवस्था का कारण मतलब सेशन के विकल्प को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर इस तरह से अगर सभी लोग हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट इतना ज्यादा फ्लडेड हो जाएगा कि जिसका कोई अंत ही नहीं होगा। आज 59-60 लाख केसेस वेरियस हाई कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं। 65,000 केसेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर सारे की सारी व्यवस्था 438 को छोड़ करके, सेशंस को छोड़ करके हाई कोर्ट आ जाएगी, तो आप सोच सकते हैं कि पूरा फ्लडगेट ही खुल जाएगा। लेकिन विकास जी, सवाल ये है कि क्या ऐसे भी केसेस आते हैं जहां आपको हाई कोर्ट की शरण पहले लेनी पड़ती है? देखिए, जहां बहुत जबरदस्त ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर किया गया है जी केसेस में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पर्सनल लिबर्टी के लिए बहुत ज्यादा
सुप्रीम कोर्ट तवज्जो देता है और ये बात को ध्यान रखता है कि देश के हर नागरिक की पर्सनल लिबर्टी को बचाया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप करता है। लेकिन अमूमन तौर पे अगर हम अपने दर्शकों को ये बात बताएंगे तो आप सेशन से होकर के, हाई कोर्ट से होकर के सुप्रीम कोर्ट ही जाइए। एक लास्ट की तरफ हम चलेंगे। रिमांड, गिरफ्तारी के बाद जो रिमांड होती है, जुडिशियल रिमांड यानी कि जेल भेजना, और पुलिस रिमांड जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लेती है, इनका मैक्सिमम पीरियड क्या होता है? देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बताऊं कि अगर आपको अरेस्ट किया गया है हाँ, तो आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। आपकी जो पुलिस रिमांड है वो 15 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है। और जो ऑफेंसेस में चार्जशीट 60 दिन में फाइल करनी है, जो ऑफेंसेस हैं, और या 90 दिन वाले हैं, तो आपको चार्जशीट अगर 60 दिन में या 90 दिन में फाइल करनी है और नहीं करी है तो भी आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। तो ये प्रावधान सीआरपीसी के। बहुत 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 शुक्रिया विकास जी, बहुत बेहतर हमने गिरफ्तारी को लेकर बात समझी। और इसी वीडियो के नीचे लगातार एक नंबर और वेबसाइट दी जा रही है। फिर भी आपके अगर कोई प्रश्न है तो विकास गुप्ता जी से इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपनी कानूनी जो प्रॉब्लम है, खासकर गिरफ्तारी या इसी तरह के किसी आपराधिक मामले में उनसे सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।